नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। मंत्रालय बंटवारे का फार्मूला लगभग तैयार, राष्ट्रपति से मिलकर आज सरकार गठन का दावा पेश करेगी और 9 जून को लेंगे शपथ। एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि किसी भी पार्टी को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ देश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, फिर इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो 543 में से जिस भी पार्टी को 272 सीटें मिल जाएं वो बहुमत पास कर लेती थी एक तरह से। 2014 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत रहा अपने दम पर, और उसके एनडीए को मिलाकर तो भारी था, तो इसलिए आप देखते हैं कि उनका अच्छा दिन रहे। लेकिन इस बार आप देखते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे पर टिकी हुई है सरकार। तो भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के गठन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 74, 75 और 77 बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। अनुच्छेद अगर हम लोग 75 को पढ़ें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। और सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे जब तक प्रसाद मिलता रहेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में वर्णित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी होती हैं। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। आप देखिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य रहेगा। जयशंकर साहब को देखिए आप, जब वो मंत्री बने थे उस समय वो किसी का सदन का सदस्य नहीं थे, बाद में राज्यसभा का सदस्य बन गए थे, तो याद रखिएगा। और 5 सांसद पर 1 मंत्री और जदयू और तेदेपा का ज्यादा प्रतिनिधित्व रहेगा। राजग संघ दल की बैठक आज नीतीश दिल्ली में ही डटे। चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे। सहयोगी दलों ने बनाया जा सकता है राजग की समन्वय समिति के संयोजक। और देखिए अग्निपथ योजना की समीक्षा के पक्ष में जदयू। समान नागरिक संहिता पर सभी राज्यों से बातचीत की वकालत। राष्ट्रीय स्तर पर जातिवाद जनगणना कराने की भी जताई अपेक्षा। ये आप सभी जानते हैं कि जब आप किसी के भरोसे पर होते हैं तो आप अपने निर्णय तय नहीं कर सकते अकेले। अब आप देखिए जो 370 हटा दिया बीजेपी ने, या आप देखते हैं कि जो नागरिकता संशोधन कानून ले आए, आपको भरोसा है कि अगर गठबंधन की सरकार होती तो कभी ना ये पास हो पाता, ना कभी 370 हट पाता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले भी तो बीजेपी की सरकार रही लेकिन पूर्ण बहुमत पर नहीं रही है। इसलिए आप देखते हैं कि 2014 के पहले कभी इस तरह के मुद्दे उनके लागू नहीं हो पाए। और आप देखिए जदयू की यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी कहने लगी है जो अग्निपथ योजना आई हुई है इस पर भी समीक्षा करिए। और जो समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए समान कानून की होती है ना बात, यूसीसी, उस पर सबसे बातचीत करिए। और राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना 1931 में अंतिम बार आंकड़े जारी हुए थे। और जनगणना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में होती है, और पहली बार 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। तो ये जातिगत जनगणना के पक्ष में भी है। और आप देखिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी बात करते हैं, तो अब देखने लायक होगा कि कितने दिन इनकी गठबंधन की सरकार चलती है, किस तरह से चलती है। ठीक है, क्योंकि अब आप देखते हैं कि मोदी जी को नीतीश कुमार
और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे फैसले लेने होंगे। अब इनसे पूछना होगा। शेयर बाजार में हुई उथल पुथल एक घोटाला है, जीपीसी से हो जांच, राहुल गांधी करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि घोटाले में सीधे शामिल थे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह। फर्जी एग्जिट पोल से बड़ा था शेयर बाजार, निवेशकों ने गपाए 30 लाख करोड़ रुपए। दावा किया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चुनाव नतीजों की मालूम थी असलियत। ये आपने देखा होगा कि गृह मंत्री साहब ने साफ कहा था कि बाजार बहुत जा रहा है, शेयर मार्केट अच्छा रहेगा। तो आप देखते हैं कि बाद में खराब रहा, तो वो घोट लगता है ना, आप देखते हैं कि झटका लगा ही है। चलिए, बात चल ही रहा है। नीट में अनियमितताओं के आरोपों का एनटीए ने नकारा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की परीक्षा नेट यूजी में प्रामाणिकता से कोई समझौता नहीं किया गया है। एनटीए का यह स्पष्टीकरण नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 में अनियमितताओं और अंकों में वृद्धि के आरोपों के बीच आया है। और आपने देखा है कि 700 में से 720 में से 720 नंबर आए लोगों के। और आप देखते हैं इस बार कट ऑफ हाई जाएगी, ये भी देखने को मिल रहा है। पीड़ित को हर्जाना सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को हर्जाना देना सजा कम करने का आधार नहीं हो सकता है। यदि सजा कम करने के लिए मुआवजा का भुगतान एक विकल्प बन जाता तो इसका आपराधिक न्याय व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पीड़ित को मुआवजा देने का उद्देश्य उन्हें राहत पहुंचाना है जिन्हें अपराध के कारण क्षति हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। इजराइल का गाजा में स्कूल पर हमला, 40 की मौत हुई है। ये आप देखते हैं कि इजराइल हमास में चल ही रहा है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक तरफ आप देखे रहे यूक्रेन रूस में ही चल रहा है। तो बड़ी अशांति फैली हुई है दुनिया में अभी। दिल्ली के लिए 131 क्यूसेक पानी छोड़े हिमाचल, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि दिल्ली में पेयजल की जबरदस्त कमी स्थिति की समस्या बन गई है और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़े और हरियाणा उसे दिल्ली तक पहुंचाने में मदद करे ताकि पानी निर्बाध रूप से दिल्ली पहुंचे और नागरिकों को पेयजल उपलब्ध हो सके। अदालत ने यह भी कहा है कि पानी पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। याद देखिए, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ इसकी धर्मशाला और शिमला इसकी राजधानी, ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, दिल्ली आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली के अनुशासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बंगाल में हिंसा न रुकी तो 5 साल के लिए लगेगा केंद्रीय बल, ये अब आप देखते हैं कि हाईकोर्ट कह रहा है। और आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में तो हिंसा होती ही रहती है। एक बार आप लोग वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, चुनाव के समय, हर चुनाव के समय। लोकसभा इसकी राजधानी है क्या? कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखिएगा। सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना रनौत को जड़ा थप्पड़, ये आप देखिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात हो रही है। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहीं बात हो रही है। अब उस महिला को आप देखते हैं कि सीआईएसएफ की ने आरोपित जवान को हिरासत में लेकर निलंबित कर दिया है। अब आप देखते हैं कि ये इस महिला ने कहा है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो इन्होंने, कंगना रनौत नई नई जो सांसद बनी है बीजेपी की, इन्होंने बड़ी टिप्पणियां की थी। 100 रुपये में बिकने वाला बोला था महिलाओं को। तो अब इसकी माँ भी बैठी थी उसमें, इस महिला की जिसने मारा, इसकी माँ भी किसान आंदोलन में शामिल थी। तो अब नॉर्मल सी बात है कि अब आप देखते हैं कि समझ सकते हैं कि गुस्सा तो रहा होगा, अब गुस्सा यहां निकल गया, ये गलत है। बस शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी नेबरहुड फर्स्ट की झलक। एक बांग्लादेश और नेपाल के पीएम, श्रीलंका के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं भारत। शपथ ग्रहण समारोह में 7 पड़ोसी देशों की प्रमुखों को बुलाने का फैसला लिया गया है। चलिए, अच्छी बात है।
और श्रीलंका आप देखिए है, पाक जलरम मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है भारत और श्रीलंका के बीच। ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ये भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अपने पड़ोसी देशों के बारे में याद रखा करिएगा और कौन से राज्य की सीमा किस देश से लग रही है ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। AFMS संस्थान में आप देखिए छात्रों को प्रवेश के लिए एक तरह से आप देखते हैं प्रवेश ना देकर की गलती, ये हाईकोर्ट कह रहा है। आचार संहिता हटने के साथ मिलेगी थमी परियोजनाओं को रफ्तार। एक आप देखते हैं कि जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है तारीखों का, आदर्श आचार संहिता लग जाती है कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पूरे नियम कानून होते हैं एक तरह से नियम उसमें, और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके बाद हट जाती है। तो आप देखते हैं कि जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं वो चालू हो जाएंगी, उन्हें रफ्तार फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, फिर आदर्श आचार संहिता लगती रहती है, और इसलिए कहते हैं कि एक बार 5 साल में एक बार चुनाव हो और इससे भी निजात मिलेगा। अब चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों की आप देखते हैं कि सूची, और अब राष्ट्रपति नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेंगी। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को हो रहा है ना समाप्त। ये भी याद रखें, चुनाव प्रक्रिया को खराब करने की कोशिश को खारिज किया राजीव कुमार ने। परिणाम के बाद निर्वाचन आयोग ने हटाई आदर्श आचार संहिता। चुनाव आयोग ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों को दी जानकारी, और 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो गई थी आचार संहिता। 2024 में कुल 65.79% मतदान लोकसभा चुनाव में है। इस बार चुनाव में सबसे अधिक चौथे चरण में हुआ है मतदान। 7वें चरण का आंकड़ा सामने आने के बाद तस्वीर हुई है साफ, और बावजूद इसके अभी भी अंतिम आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि इसमें डाक मत शामिल नहीं है, डाक मतपत्र। और संसद परिषद में गांधी अंबेडकर की मूर्तियां स्थानांतरित की गई हैं। अब केरल में आप देखते हैं कि सुरेश गोपी भारतीय जनता पार्टी के सीट खुला ना, खाता खुला ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। 2019 में भी लड़ा था इन्होंने लेकिन हार गए थे। ये 18वीं लोकसभा के 78% सदस्य स्नातक व उससे अधिक शिक्षित हैं। ये आप लोग ये आंकड़े जरूर याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा पिछले लोकसभा से अलग होगी। इस दौरान आप देखते हैं कि जो अहम बदलाव देखने को मिले हैं उसमें इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले और अधिक सदस्य स्नातक और उससे अधिक पढ़े लिखे होंगे। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए 543 सदस्यों में से 423 सदस्य ऐसे होंगे जिनकी शिक्षा स्नातक या उससे अधिक है। इसमें 27 सांसद आप देखते हैं डॉक्टरेट डिग्री वाले भी हैं। 17वीं लोकसभा में स्नातक व इससे अधिक पढ़े लिखे सांसदों की संख्या 396 थी, वहीं डॉक्टरेट डिग्री वाली सांसद करीब 21 थे। और यह है जानकारी संसद के काम काज पर शोध करने वाली एजेंसी PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट से सामने आई है। और आप देखिए पहली बार चुनकर आए लोकसभा चुनाव इस बार पिछली लोकसभा के मुकाबले आप देखते हैं कि मुकाबले के पहली बार चुनाव आने वाले सदस्यों की संख्या बड़ी है। 267 थी 17वीं लोकसभा में पहली बार चुनकर आए सदस्यों की संख्या। 280 सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं इस बार। और दलों की स्थिति तो 41 पार्टियों का प्रतिनिधि दिखेगा इस बार की लोकसभा में। 36 दलों के प्रतिनिधि जीते थे 17वीं लोकसभा में। और सामाजिक क्षेत्र, कृषि व कारोबार क्षेत्र से आए हैं सबसे अधिक सांसद। और 22% यानी 119 ऐसे होंगे जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम है। 78% सदस्य स्नातक या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं इस लोकसभा में। और कम पढ़े लिखे सांसदों की संख्या घटी 27% यानी कि 147 सांसद ऐसे थे जो थे पिछली लोकसभा में जिनकी शिक्षा हायर सेकेंडरी या उससे कम थी।
आप लोग बताइए इस बार कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? कल हम लोगों ने बात भी की हुई थी, तो नीचे आप लोग लिखिए, इसका आंसर जरूर दिया करिएगा जो आपसे पूछा जाता है। मानहानि मामले में बेंगलुरु कोर्ट में आज पेश होंगे राहुल गांधी। देखिए, मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप किसी पर टिप्पणी करते हैं, उससे आप देखते हैं कि झूठी टिप्पणी होती है वो, और किसी की छवि को नुकसान होता है तो वो आप पर मानहानि का मामला दर्ज कर सकता है। ताइवान से मोदी को मिली बधाई से चीन परेशान है। अब ताइवान यानी कि ताइपे इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। ये है, आप देखें, ताइवान। चाइना। अब आप देखिए, चुनाव परिणाम ने बढ़ाया नीतीश का आत्मविश्वास। 2025 में भी रहेंगे बड़े भाई। अब बीजेपी ने कह दिया ना कि लोकसभा जो विधानसभा चुनाव है बिहार का, वो आप देखते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा ने वोटों की हिस्सेदारी का बनाया रिकॉर्ड, और आप देखते हैं कि भाजपा की 8 प्रत्याशी ने 4 लाख से लेकर 12.25 लाख वोटों से जीता। ये भी याद रखिए, भाजपा का वोट शेयर 58% से बढ़कर 59.27% हो गया। कांग्रेस का घटकर 34.50% से घटकर 32.44% हो गया। ये अब आप देखिए, उड़ीसा में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। नवीन पटनायक की पार्टी बहुत बुरी तरह से हार भी गई है, ये भी आप जानते हैं। अब आप देखते हैं कि नवनिर्वाचित सांसद राशिद ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर उमर को 2 लाख से अधिक मतों से हराकर जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है। अब आप देखिए, तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने किया पवन कल्याण का जोरदार स्वागत। अब आप देखिए, अच्छी सफलता मिली है इन्हें लोकसभा के चुनाव में भी, और आप देखते हैं कि जन सेना पार्टी है कि, और विधानसभा के चुनाव में भी आंध्र प्रदेश में काफी अच्छा आप देखते हैं कि प्रदर्शन रहा। मध्य प्रदेश में अब तेज होगी समान नागरिक संहिता विधेयक को लाने की तैयारी। उत्तराखंड के कानून का अध्ययन करने के लिए जल्द ही समिति का किया जाएगा गठन। देखिए, एक बात आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगता है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। समान नागरिक संहिता होता क्या है? तो यूसीसी को भारत के संविधान के में अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ है कि एक देश एक नियम। यूसीसी धर्म की परवाह किए बगैर सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक सेट रखती है, और जो यह सुनिश्चित करती है कि उनके मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। यूसीसी कानूनन कानूनन कानून के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो भारत में सभी नागरिकों पर विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में लागू होता है। ये कानून भारत के नागरिकों पर धर्म और लिंग रुझान के बावजूद लागू होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि शादी का देख लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, अलग अलग धर्म में, अलग अलग समुदाय में अलग अलग देखने को मिलता है। तो वो सब एक करने की बात हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सिविल वादों की गोपनीयता पर आदेश सुरक्षित। यहाँ भी मथुरा में भी आप देखते हैं, कहते हैं कि ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्म स्थान पर बनाई गई है। सीआरपीएफ में पहली बार खान सामों और जलवाहकों की पदोन्नति, इन पर
है बल के लगभग 3.25 लाख कर्मियों के लिए रसोई कैंटीन की संभालने की जिम्मेदारी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के बाद उन्हें कुक और वाटर कैरियर का दिया गया था विशिष्ट कैडर। अब कोटा में मध्य प्रदेश की छात्रा ने आत्महत्या की। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि रिजल्ट कुछ भी रहे, आपको इस तरह का किसी को भी कदम नहीं उठाना चाहिए। आत्महत्या कोई अंतिम समाधान नहीं है। ये बात परिवार को भी जानना चाहिए और बच्चों को भी जानना चाहिए। जो कमियां रह जाती हैं उसे आप एक्सेप्ट किया करिएगा और उसमें सुधार किया करिएगा और आगे बढ़ा करिएगा। और देखिए, नहीं ठीक है, अगर आपका को लगता है कि नीट में नहीं हो रहा है, जिस एग्जाम में नहीं हो रहा है, उससे पीछे हट जाइए, दूसरा कर लीजिए कुछ। हो सकता है कि देखिए, जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। और आप सोचिए कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अगर आप सोचिए कि उस समय उन्हें जब परीक्षा में पास नहीं हुए तो वो मरने जा रहे थे, डेथ मतलब सुसाइड करने जा रहे थे। अब आप देखिए, बाद में वो बच गए, उन्हें बचा लिया गया किसी भी तरह से, और आप देखिए देश के राष्ट्रपति बने। तो आप देखते हैं कि हो सकता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और बेहतर आप के लिए कुछ मिलना चाह रहा हो। तो ये सब याद रखा करिएगा, इतना कमजोर नहीं होना है। हाई और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की राह हुई सुगम, ऑनलाइन होगी सुनवाई। ई फाइलिंग केंद्र बनाकर याचिका दायर करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर है जोर, और समय के साथ आर्थिक रूप से भी होगा दोनों का लाभ। वादों की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगी सुविधा। ई फाइलिंग के लिए जरूरी वादकारी को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिजिटल हस्ताक्षर के साथ शपथ पत्र सत्यापित कर ई फाइलिंग केंद्र में अपने वाद को प्रमुखता प्रस्तुत करना होगा। अच्छी बात है। देखिए, 2 दिन में 2900 अंक से ज्यादा बढ़ा सेंसेक्स, फिर 75,000 के पार पहुंचा बीएसई का मानक सूचकांक। 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा बीएसई का बाजार पूंजीकरण। विशेषज्ञ बोले, राजस्व सरकार बनने से सकारात्मक दृष्टि बड़ी जारी रहेगी। और अदानी समूह के शेयरों में तेजी आई, और आप देखते हैं 1400 रुपये महंगी हुई चांदी और सोना भी बढ़ा। मई में शाकाहार थाली की लागत में 9% बढ़ोतरी। टमाटर, आलू, प्याज की कीमतों में तेजी का दिखा असर। इस दौरान मांसाहारी थाली की लागत में 7% की कमी आई है। मई में आप देखिए 6.7 अरब डॉलर रहा प्राइवेट इक्विटी निवेश, ये भी याद रखिएगा। एनवीडिया ने पूंजीकरण के मामले में एप्पल को पछाड़ा। शेयरों में बुधवार को रही तेजी की बदौलत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया। या आईटीसी के होटल कारोबार को अलग करने की मंजूरी। 7 शहरों में बिना बिके घरों की संख्या 24% बढ़ी। ब्याज में कटौती होगी, यानी फैसला आज होगा। आरबीआई गवर्नर आज देंगे एमपीसी के फैसलों की जानकारी। अधिकांश विशेषज्ञों ने रेपो रेट के स्थिर रहने की जताई उम्मीद। और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज घटाकर आप देखिए 4.25% कर दिया। एक बात और आपको बता दूं, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक धन की कमी की स्थिति में या वैधानिक उपायों के कारण तरलता बनाए रखने के लिए हमारे देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी प्रतिभूतियां बेचकर पैसा उधार लेते हैं। एक तरह से मई के दौरान 5% बढ़ी घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। चालू वित्त वर्ष में 7% रहेगी वृद्धि दर। फिच रेटिंग्स ने कहा है कि गठबंधन की राजनीति और कमजोर जनादेश से महत्वाकांक्षा में सुधारों में कानून पारित करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। पीएलआई योजना के बरकरार रखने की उम्मीद है। तो अब आप देखिए, जो भी फैसले लेने होंगे गठबंधन के सभी नेताओं से पूछकर लेने होंगे। अभी तो आप देखते कोई भी फैसला ले लेते थे आप, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आपके पास बहुमत था और आप बाद में सबको देख लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अधिवक्ता हत्याकांड में दो पिता पुत्र समेत 5 को फांसी हुई है। 26 दिसंबर 2015 को अधिवक्ता उनके पिता पर किया था हमला। चीनी वीजा घोटाले में कार्ति चिदम्बरम को आप देखते हैं जमानत मिली है। भोजशाला में 11 पुरावशेषों और मिले और मंदिर के स्तंभों के टुकड़े होने का दावा। ये आप देखते हैं कि एसआई का सर्वे हो रहा है ना धार में, मध्य प्रदेश के, और यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर कहते हैं कि मस्जिद बनाई गई थी। गुजरात में भ्रष्ट अधिकारियों ने दी किस्तों में रिश्वत देने की सुविधा। गजब,
देख लीजिए, यहां भी ईएमआई चलने लगा। मोदी ने मेक्सिको का राष्ट्रपति चुने जाने पर क्लाउडिया को दी बधाई। चेक गणराज्य में 2 ट्रेनों की टक्कर में आप देखिए 4 की मौत, 27 घायल। प्याग इसकी राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान। सोमालिया को आप देखिए 179, पाकिस्तान को 182 वोट मिले। देखिए यूएनएससी की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 भाग हैं ना, उसमें से 6 अंग में से एक ये भी शामिल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 तो स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी में आप देखिए चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिलेगा। और इन 5 के पास आप देखते हैं कि विशेष पावर होती है कि अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। भारत ओमान ने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की चर्चा की हुई है। अमेरिका में बवंडर, या आप देखिए अमेरिका राज्य मैरीलैंड में गैदर्सबर्ग में आए बवंडर के बाद अनेक भवन को क्षति हुई है। बवंडर ने सैकड़ों पेड़ उखाड़ गए और विद्युत लाइनें टूट गईं, जिससे बिजली की संकट भी पैदा हुआ। पुतिन की धमकी, अन्य देशों को लंबी दूरी के हथियार दे सकता है रूस। पाकिस्तान के सिंध में बनाया जाए करतारपुर जैसा कॉरिडोर, सिंध प्रांत के पर्यटन मंत्री ने दुबई में आयोजित कार्यक्रम में ये बात रखी हुई है। ये आप देखिए मेमोरियल दिवस पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि, सियोल में गुरुवार को नेशनल सिमेट्री मेमोरियम दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में प्राणों को आहुति देने वाले वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि देते दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, प्रथम महिला किम केओन ही और अन्य लोग ही। इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी, और जहां कोरियाई सेना और कोरियाई गणराज्य सशस्त्र बलों के बलिदानों के सम्मान में पर 2 मिनट का आप देखते हैं कि मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने की बात हुई। और आप देखिए 1939 से 1945 तक चला था ना द्वितीय विश्व युद्ध, पहला 1914 से 1918 तक। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का अस्तित्व कानूनी रूप से पवित्र है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टिप्पणी सहित 7 जजों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी है। और अब आप देखिए कि इनकी नियुक्ति का सुधार भी नहीं हो सकता है अगर जब तक सभी दल आप देखते हैं या नीतीश कुमार या ये लोग सब क्या ना हो, सहमत ना हो। और आप देखते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अंतिम रहता है फैसला कि वो उसे रिजेक्ट ना कर दे। ये सब आप देखिए, विश्व कप शुरू हो चुका है तो लोगों का टाइम पास तो होने लगा होगा। T20 विश्व कप शुरू हो चुका है ना। अमेरिका को क्रिकेट की सुपर पावर देंगे भारत पाक, अमेरिका भी इस बात शामिल है। ये आप देखिए छेत्री ने भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई पहचान, बहुत याद आएगी 11 नंबर जर्सी। और गोल रहित ड्रा खेलने से बड़ी भारत की मुश्किलें हुई। भारत कुवैत के बीच विवेकानंद युवा भारती की डांगन में खेला गया फीफा विश्व कप का क्वालिफायर मैच गोल रहे ड्रा रहा ना। एशिया रोड रेसिंग के लिए होंडा रेसिंग इंडिया के राइडर्स तैयार हैं। गप को हराकर आप देखिए स्वातिक फाइनल में आप देखेंगे। ये फ्रेंच ओपन हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। मेरे घुटने की सर्जरी सफल रही है, नोवाक जोकोविच कह रहे हैं। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी हारकर फ्रेंच ओपन से बाहर हो चुकी है। ये टेनिस टूर्नामेंट की बात हो रही है, याद रखिएगा। प्राचीन मुरुगन मंदिर का संरक्षण, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के ममल्लपुरम शहर में आप देखिए खुदाई में मिली प्राचीन मुरुगन मंदिर के अवशेषों को संरक्षित किया जा रहा है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। वर्ष 2005 में खुदाई के दौरान इस मंदिर अवशेष मिले थे। यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मानना है कि यह अपनी तरह का सबसे पुराना मंदिर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी।
एक बार आप तमिलनाडु को देख लीजिए। ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। M.K. स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जानते हो या नहीं जानते हो। यहीं आप देखिए श्रीलंका लगा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें, और देखिए इस तरह के जो संगठन है, संस्थान है, उनके बारे में भी जरूर याद रखा करिएगा, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, इस तरह के संगठनों से। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। भूतपूर्व सैनिक की तलाकशुदा बेटी दोहरी पारिवारिक पेंशन की हकदार है। हरियाणा सरकार के आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने दिया फैसला ये। और पूर्व सैनिक की तलाकशुदा बेटी उस दोहरी पेंशन की हकदार है जो उसके पिता और माता को हरियाणा राज्य की सैन्य और सिविल नौकरी में दी गई सेवाओं के मद्देनजर मिल रही थी। देखिए यहाँ भी आप देखेंगे कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं आपको। भारत ने प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया। 1979 में आज ही के दिन इसरो ने तत्कालीन सोवियत संघ के वोल्गोग्राद लॉन्च स्टेशन से भारत का पहला प्रायोगिक स्मार्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च किया था। 442 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट का उद्देश्य जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वानिकी और टेलीमेट्री से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना था। और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। इंग्लैंड में हुआ क्रिकेट के पहले विश्व कप का आयोजन 1975 में आज ही के दिन इंग्लैंड में पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप का शुरुआत हुई थी। और टूर्नामेंट का पहला मैच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और भारत में के बीच हुआ था। विश्व कप 60 ओवर के प्रारूप में खेला गया था। टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वेस्ट इंडीज ने कप जीता था, ये भी याद रखिए। गणित के क्षेत्र में एमएस नरसिम्हम ने दिया था योगदान। गणित एमएस नरसिम्हम का जन्म 1932 में आज ही के दिन तमिलनाडु में हुआ था। पढ़ाई के बाद वह 1960 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से जुड़ गए। 1965 में नरसिम्हम शेषाद्रि प्रमेय का प्रकाशन कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल हुई। 1993 से 1999 तक इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरिटिकल फिजिक्स के गणित अनुभाग के प्रमुख के रूप में आप देखिए गणितज्ञों का मार्गदर्शन किया। 1990 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। वह विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। 3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा भूजल। दुनिया के पहले वैश्विक भूजल तापमान मॉडल ने की भविष्यवाणी। जीवन सुरक्षा के लिए होगा खतरा। मध्य रसिया, उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों व दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षावन में नजर आएगा ज्यादातर असर। और 2100 के बीच बदलाव का भी अनुमान लगाया। 6 से आप देखिए 60 करोड़ लोग उन क्षेत्रों में रह रहे होंगे जहां भूजल या पेयजल का तापमान तय उच्चतम सीमा से अधिक होगा। और ये आप देखते हैं भूजल तापमान का मॉडल तैयार। पानी में गर्मी कैसे फैलती है, इसके आधार पर शोधकर्ताओं ने वर्तमान भूजल तापमान का मॉडल तैयार किया। इसके लिए दुनिया भर में 2000 से 2100 के बीच बदलाव का भी अनुमान लगाया। भूजल पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के छिद्रों में मौजूद है। जल स्तर की गहराई पर परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों को छोड़कर मैं भूजल को मध्यम उत्सर्जन परिदृश्य के तहत आप देखिए औसतन 2.1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने का अनुमान है। उच्च उत्सर्जन परिदृश्य या फिर जीवाश्म ईंधन संचालित विकास के तहत भूजल तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। चलिए, हाथों से पानी स्थानांतरित कर बनाया रिकॉर्ड। डेविस रस ने आप देखिए 30 सेकंड में 3.3 लीटर पानी को किया स्थानांतरित। अमेरिका की घटना है। नमक के अधिक सेवन से बढ़ जाता है त्वचा में सूजन का जोखिम, अनुसंधान कर रहा है।
लंदन में रिमेंबर प्रदर्शनी, लंदन में गैगोसियन डेविस स्ट्रीट पर अमेरिकी आर्टिस्ट एलेक्स इजराइल की इंटरैक्टिव एआई पावर्ड वीडियो इंस्टॉलेशन रिमेंबर का अवलोकन करती महिला। और आप देखते हैं कि इंटरैक्टिव एआई की यह आर्ट लोकप्रिय हो रही है। इसमें एआई की मदद से जिंदगी के विभिन्न आयामों को दर्शाया गया है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है, मेरे लिए कोई सवाल है तो आप लोग जरूर बताया करिएगा, सुझाव हुआ करे तब भी बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी आप लोगों को करना है, मेहनत करिए ईमानदारी से, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।